Yes, so very good morning. So this is my second talk in एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के. आई थिंक सो काफ़ी लोग नए भी हैं और कुछ लोग सेकेंड टाइम हैं, राइट? कितने लोग हैं जो पहले अटेंड कर चुके हैं? वो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पहले अटेंड किया. एक्सेलेंट. सो विल गो अहेड. मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है. 95 में मैंने अपना मेडिकल ग्रेजुएशन पास किया, BHMS. उसके बाद मैंने CCH और CG और गायनेकोलॉजी और पेडियाट्रिशियन का बॉम्बे वाडिया हॉस्पिटल में किया. 3 साल मेडिकल प्रैक्टिस की मैंने रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में. और फिर कुछ शायद मुझे लिमिटेशंस पता चले मेडिकल साइंस के, और उसके बाद में मैं धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा. नेचर की और योगा, मेडिटेशन, और इस तरह से. एक मिनट. हेलो. या हेलो. यस, थैंक यू. सो जैसे मुझे लिमिटेशंस पता चली मेडिकल साइंस की, तो मैंने धीरे धीरे अलग अलग अल्टरनेटिव थेरेपियों के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया. आई थिंक सो माइक. या हेलो 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 हेलो. ओके, द वॉइस इज क्लियर. ओके, ठीक. सो जैसे मैंने अल्टरनेटिव थेरेपियों के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, काफ़ी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और आज मैं वही एक रिसर्च प्रेजेंटेशन आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ. कुछ लोग जानते हैं कि हम बीमारियों को जल्दी पकड़ सकते हैं, अर्ली स्क्रीनिंग जिसे हम कहते हैं, और हम मेडिकल साइंस में ये टर्मिनोलॉजी यूज भी करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एम आई राइट? तो किस तरह से प्रिवेंट करना, किस तरह से समझना कि भाई हमें कोई बीमारी पैथोलॉजिकल लेवल पे हो रही है या होने वाली है, या स्ट्रक्चरल लेवल पे कोई बीमारियां होने वाली है, ये किस तरह से समझना, ये आज हम इस रिसर्च प्रेजेंटेशन में जानने की कोशिश करेंगे. I think so. Yes. ओके. सो रिसर्च का जो कंक्लूजन था वो मेरा ऐसा था, जब मैंने ऑरा फोटोग्राफी, ऑरा स्कैनिंग पे, या इट्स ओके ना, ऑडिबल. ओके ओके. तो इस तरह से समझ में आया कि ऑरा स्कैन से काफी चीजें क्लियर हुई. ऑरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अगर आप इसको जरा देखोगे कि पुराने जमाने में भी संतों की, गुरुओं की एक एनर्जी होती थी जिसे हम छाया शास्त्र कहते थे, जिसे हम आभा मंडल कहते थे. हम काफी बार ये कहते हैं ना, इसकी वाइब्स अच्छी है, इसकी एनर्जी अच्छी है, इसकी अच्छी नहीं है. और फीमेल्स इस मामले में मैंने देखा काफी सेंसिटिव होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि किसकी एनर्जी अच्छी है या बुरी है. तो काफी बार हम लोगों की आंखों में देखते हैं, और आंखों में या तो मासूमियत होती है, या इंसानियत होती है, या शरारतें होती है, ये पता चलती है करके. और हम मरने के बाद भी आई डोनेशन करते हैं और कुछ डोनेशन नहीं करते. क्यों? क्योंकि आंखों की जो एनर्जी है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है. एम आई राइट? हम जब ब्लड डोनेशन भी करते हैं तो इस पे डिपेंड होता है कि जिसका ब्लड हमने लिया उसकी एनर्जी कैसी थी. इट्स नॉट ओनली अबाउट द ग्रुप कि भाई इसका A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, या O है, या AB है. इट्स नॉट ओनली दैट वे. उसके खून के अंदर एनर्जी कैसी थी, ऊर्जा कैसी थी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो काफी बार हम बचपन से एक डायलॉग सुनते आ रहे हैं या फिल्मों में देखते हैं, भाई इसका तो खून ही गंदा है. एम आई राइट? तो ब्लड की केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इलेक्ट्रोलाइट या जो भी उसमें जो SGOT, SGPT की जो भी हम लोग प्रोफाइल चेक करते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है. प्रॉब्लम क्या होती है? ब्लड के अंदर की एनर्जी कैसी है, ब्लड में इंफॉर्मेशंस क्या है, ब्लड में मेमोरीज क्या है, ब्लड में इमोशंस क्या है, ब्लड के अंदर थॉट्स क्या है, और ब्लड के अंदर संस्कारा क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है. यू गॉट माय पॉइंट? उसके अंदर परसेप्शंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
लेकिन ब्लड की जब हम लैब में चेकिंग करते हैं हमें ये सारी इंफॉर्मेशंस नहीं मिलती। मिलती है मुझे बताइए? नहीं मिलती। जब मैं 2003 में मैं लंदन गया था रिसर्च करने के लिए, वहां पे मुझे एक ऑरा माइक्रोस्कोप मिला था, और उस माइक्रोस्कोप में कैसा था कि नॉर्मल जो स्लाइड होती है हमारी जिसमें हम काउंटिंग करते हैं, है ना, जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में या फर्स्ट ईयर में हमने काउंटिंग सीखी थी कि किस तरह से हम करते हैं करके, उसमें उसकी ऑरिक फील्ड भी दिख रही थी। मतलब उसमें यह भी पता चल रहा था कि इसके जो आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफाइल्स जो भी है, उसके साथ उसके अंदर एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब वो कलर क्रोमोसोम होता था, मतलब उसमें कलर ग्राफिक्स होती थी उस माइक्रोस्कोप में। लेकिन वो बैन किया गया बाद में कुछ 1-2 साल के बाद, बिकॉज उसमें काफी चीजें ऐसी पता चलती थी कि जो बियॉन्ड इंसान के समझ की थी करके, कि ये इंसान मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है, ये इंसान कुछ अच्छे इंटेंशन रख के आया है या नहीं, ये सब समझ में आता था करके। तो बाद में मुझे पता चला कि सही में ये बात है कि खून में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, ब्लड के अंदर ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब आप देखोगे कि इस महाभारत के काल में भी एक ही फैमिली के लोग थे जिन्होंने लड़े झगड़े किए, समझ में कि नहीं? मतलब उनका डीएनए तो एक ही था, डीएनए में तो कोई फर्क तो नहीं था, लेकिन जो पांडव थे कौरव थे उन दोनों की एनर्जी में डिफरेंसेस थे, इंटेंशन में डिफरेंसेस थे, राइट? और इसी के वजह से ये इतनी पूरी महाभारत हुई। आज हम देखते हैं अपने सिबलिंग्स होते हैं, मतलब हम 2 भाई बहन या जो भी होते हैं, तो उनके अंदर भी एनर्जी का डिफरेंसेस होते हैं, और इवन ट्विंस भी होते हैं। अगर ऐसा, कल ही मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो मैंने 2 छोटी बच्चियों को देखा, ट्विंस थे। तो एक बहुत शरारत कर रही थी, यहाँ वहां भाग रही थी, 1.5 साल की थी, और दूसरी शांति से एक ही जगह पे बैठी थी। तो मैं यही ऑब्जर्व कर रहा था कि देखो खून तो एक ही है, ट्विंस भी है, लेकिन एनर्जी में डिफरेंस है, थॉट में डिफरेंस है, इमोशंस में डिफरेंस है, और एक्शन में भी डिफरेंस है। तो ये आज हम यहां समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हम समझ पाए। अब क्या होता है, एक रिसर्च मैंने की थी 3,500 पेशेंट्स की पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे, लाइफ बिटवीन लाइफ की एक रिसर्च की थी। उसमें मुझे ये पता चला कि हम पैदा होने से पहले कुछ हमारा प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं, मतलब हम लाइफ बिटवीन लाइफ ये डिसाइड करके आते हैं कि हमें करना क्या है नेक्स्ट लाइफ में, और उस हिसाब से हमारी एक यूनिवर्स के साथ ट्यूनिंग हो जाती है, और उसी हिसाब से हम पेरेंट्स को चुनते हैं, वूम को चुनते हैं, मदर को चुनते हैं, फादर को चुनते हैं, रिलीजन चुनते हैं, या संस्कार वाली एक पैटर्न वाली जो फैमिली होती है उसको हम चुनते हैं, बिकॉज ट्यूनिंग होती है हमारी, इसको ट्यूनिंग कहते हैं करके। जैसे आप सोचते हो कि इस मॉल में तो 4-5 मूवियां लगी है, मुझे तो एक्शन मूवी देखनी है, मुझे तो रोमांटिक देखनी है, तो आप उस मूवी के अंदर जाते हो। या आपके पास एफएम ट्रांजिस्टर है तो आप सोचते हो भाई मुझे आज थोड़ा सैड लग रहा है तो कुछ ऐसे गाने सुनूं, या मुझे आज बहुत अच्छा एक्साइटमेंट लग रहा है तो शायद रोमांटिक गाने सुनूं, तो आप ट्यूनिंग करते हो, एफएम से ट्यूनिंग करते हो। यूनिवर्स 24/7 365 डेज आपकी साथ ट्यूनिंग में लगी रहती है, समझ में है कि नहीं? आपने सुना होगा कि आपकी सोच कायनात के साथ मिलती है, तो पूरी कायनात उसको शिद्दत से पूरा करने के लिए लग जाती है करके, मैनिफेस्ट करने के लिए लग जाती है। अब क्रिमिनल जो होता है, जो टेररिस्ट होता है, वो भी मैनिफेस्टेशन करता है। हम डॉक्टर्स लोग भी पेशेंट के लिए कभी कभी पॉजिटिव सोचते हैं तो हम शायद वो भी मैनिफेस्टेशन कर देते हैं। और हम डॉक्टर्स कभी कभी पेशेंट्स के रिलेटिव को ये कहते हैं दवा हम देते हैं, दुआएं आप करो, एम आई राइट? और वो जो पेशेंट के रिलेटिव्स जो आईसीयू के बाहर बैठ के जो दुआएं करते हैं, उनकी थॉट्स भी यूनिवर्स में जाती है और वो मैनिफेस्ट होती है। तो ये क्या चीजें जाती है और कैसे मैनिफेस्टेशन होती है, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। हमारी जाती है वेवलेंथ, हमारी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जैसे तरंगे जाती है ऊपर, उसी को 10 टाइम ब्लेसिंग्स मिलके वो एम्पलीफाई होके वापस नीचे आती है। यू गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? अब ये जो आईफोन है जहां से ये रिकॉर्डिंग चल रही है, इसकी वॉट 10 वॉट है नॉर्मली वॉल्यूम की, बाकी सब फोन्स की 5 वॉट की होती है। इसलिए आईफोन्स को लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं जिनको रिकॉर्डिंग करनी होती है, जिनको ये सारी शूटिंग वगैरह करनी होती है करके, क्योंकि इसमें वोल्टेज ज्यादा है, वॉट ज्यादा है वॉइस का। तो इसी तरह से यूनिवर्स में वोल्टेज ज्यादा है, वॉट्स ज्यादा है, वोल्टेज और वोल्ट दोनों ज्यादा है करके, मतलब उसके पास साउंड भी ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा है। यू गॉट माई पॉइंट? तो आप फिर समझो
नमाज पढ़ो या आप चर्च में जाके प्रेयर करो या गुरुद्वारा में जाओ या जैन के टेंपल में जाओ या बुद्धिस्ट टेंपल में जाओ, डजंट मैटर, आपके पास एक नेटवर्क का कनेक्शन है जिससे आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग में कर सकते हैं। इज इट राइट? इंडिया के कल्चर या हिंदू कल्चर ये कहता है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, मतलब हमारे पास 33 करोड़ नेटवर्क्स हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एयरटेल है या वोडाफोन आइडिया, हम कहते हैं ना जियो का ऐसा है, इसी तरह से यूनिवर्स में 33 करोड़ नेटवर्क्स है। इट मर्जेस फ्रॉम द वन लाइट एंड इट डिवाइड्स इनटू 33 CR एंड अगेन इट मर्जेस टू द वन लाइट। मतलब शुरुआत एक लाइट से होती है, उसकी सारी विबग्योर के जैसे स्प्रेड होती है, वापस वो एक ही लाइट में मर्ज हो जाती है। तो आप किस तरह से वहां पे अप्रोच करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको अप्रोच करना ये इंपॉर्टेंट है। इज इट राइट? सो हम आगे देखते हैं कि ये जो भी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं हमारी ब्रेन से लेके, हमारे थॉट से लेके, तो आपने अभी सुना होगा कि डिजिटल वर्ल्ड में हैशटैग बहुत यूज करते हैं। आप में से कितने लोग यूज करते हो हैशटैग? कोई भी पोस्ट करने के लिए हैशटैग करते हो ना, तो वो एक क्लाउड में जाता है। आपने देखा, अभी मैं कुछ भी एक पोस्ट करूंगा और मैंने हैशटैग स्पिरिचुअलिटी या हैशटैग साई बाबा ऐसा कुछ भी डाल दूंगा, उनके क्लाउड में मेरी सारी चीजें चली जाएगी, है ना। तो ये पूरी मार्केटिंग डिजिटल ऐसे ही करते हैं करके। तो यूनिवर्स भी कैसा है, हमारे थॉट्स को हैशटैग के जैसे कहीं ना कहीं क्लाउड में हमें डिपॉजिट करता है और हम उन फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। अभी हैशटैग सैडनेस, हैशटैग डिप्रेशन, हैशटैग थैलेसेमिया, हैशटैग माइग्रेन, मतलब हम जो डिजीज से डायग्नोसिस होते हैं यहां पे हम उस हैशटैग में चले जाते हैं, एक थप्पा लग जाता है हमारे ऊपर। यू गॉट माय पॉइंट? ये मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, ये ऐसा है, ये वैसा बंदा है, तो वो हैशटैग के क्लाउड में हम चले जाते हैं। अब क्या होता है, हमारी ट्यूनिंग उनके साथ हो जाती है। पहले तो हम अकेले थे, अब हजारों लाखों लोग हैं हमारे जैसे जो उसी बीमारियों से पीड़ित हैं, उसी डिजीज से डायग्नोस्टिक है। तो आपको नहीं लगता आप उनके क्लाउड में आ जाते हो? Am I right or wrong? मतलब एक टेररिस्ट होता है, उसके साथ और कितने टेररिस्ट मिल जाते हैं। एक डॉक्टर होता है, उसके साथ कितने सारे डॉक्टर कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक या ENT स्पेशल, कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमारा हर थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखना। और वो सारी ब्लड स्ट्रीम में जाती है, राइट। हमारी जो भी ब्लड स्ट्रीम है, हम चाहे उसको कहें कि भाई ये सिर्फ 4.5 लीटर की ब्लड फ्लो हो रही है हमारे आर्टरीज में, वेन्स में फ्लो हो रही है, लेकिन उस फ्लो के साथ इंफॉर्मेशन क्या फ्लो हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एम आई राइट? तो शुरुआत कहां से हुई? लाइफ बिटवीन लाइफ। अब मैं आपको सीक्वेंसेस बताता हूं। लाइफ बिटवीन लाइफ हमने प्योर कॉन्शियसनेस में डिसाइड किया था कि नेक्स्ट लाइफ में मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, शादी करनी है नहीं करनी है, या मुझे ये रिलीजन का एक्सपीरियंस लेना है, जो भी है। मेनू कार्ड होता है, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना हम लोग, तो हम सोचते भाई आज मुझे वेजिटेरियन फूड खाना है, आज मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड खाना है, या आज मुझे कुछ स्वीट डिश को टेस्ट करना है, जो भी है हम डिसाइड करते हैं। मना कोई नहीं करता, रेस्टोरेंट वाला, गॉड भी मना नहीं करते, तथास्तु कहते हैं, सो बी इट कहते हैं। वो जो भी आप डिसाइड करोगे, 72 आवर्स आपको सिर्फ मिलते हैं, उसमें आपने डिसाइड कर लिया। अब एक पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, तो दोनों की वेवलेंथ मिल जाती है और हम मदर की वूम को अट्रैक्ट करते हैं, हम फादर के स्पर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से हमारा एक एम्ब्रियोनिक फॉर्म हो जाता है, एक फीटस फॉर्म हो जाता है, और बायोलॉजिकली हमारा बर्थ हो जाता है। अब ये क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे ही थॉट से हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया है, हमारा ही इंटेंशन से हमने उस फैमिली को सिलेक्ट किया है करके। अब 24/7 आपका ब्रेन सोल के इंटेंशन से चलता है। अब यहां ध्यान में रखना मेरी बात में क्या कह रहा हूं, सोल के इंटेंशन से चलता है यूनिवर्स। आपका जो माइंड प्रेजेंट लाइफ में जो आप सोचते हो वो सिर्फ 30% चल रहा है। मतलब आप कहीं पे भी डाइवर्ट भी हो जाओगे ना, सोल वापस आपको वहीं ले आएगा जो आपने इंटेंशन लेके आपने बर्थ लिया है। इज इट राइट? मतलब क्या था कि जब मैंने सोचा था पास्ट लाइफ में कि मुझे डॉक्टर बन के रिसर्च करना है स्पिरिचुअलिटी में, तो मैं डॉक्टर तो बन गया, लेकिन रिसर्च अभी भी स्पिरिचुअलिटी में कर रहा हूं मैं, जो मैंने पास्ट लाइफ में ऑलरेडी कर चुका था। बहुत सारे मैंने धर्मों के, कर्मों के ऊपर मैंने रिसर्च की थी, मैं अभी टेक्नोलॉजिकली उसको कर रहा हूं, वही चीजों को रीमैनिफेस्ट कर रहा हूं।
तो मैं मेडिकल प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाया। मेरे पापा को डॉक्टर बनना था, लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाए। तो शादी के पहले उन्होंने सोचा था कि मैं तो शादी करूंगा, जो भी बच्चे होंगे मैं तो उन्हें डॉक्टर ही बनाऊंगा। और फॉर्चुनेटली हम 3 भाई को उन्होंने डॉक्टर बनाया। मेरा बड़ा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है जो न्यू जर्सी में प्रैक्टिस कर रहा है, मेरा छोटा भाई डेंटिस्ट डॉक्टर है जो बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहा है, और मैं भी डॉक्टर बना। मतलब हम दोनों की ट्यूनिंग कैसी मिली देखो। मेरा थॉट क्या था, इंटेंशन डॉक्टर बनना है, मेरे पेरेंट्स के भी इंटेंशन वही थे करके। इज इट राइट? तो ट्यूनिंग होती है। अब ये ब्रेन की एक क्या कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, ब्रेन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं, एंड्रॉइड या ओएस जो भी कहते हैं, ब्रेन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, इसे कहते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऐसे कहते हैं, जो इनबिल्ड होता है, जो हमारे सोल के इंटेंशन से आया हुआ रहता है। तो हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन जो है, ब्रेन के सारे ट्रांसमिशन उसी पर्पज से, सेंसेशन उसी पर्पज से चलते हैं करके, हम उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं, उसी से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं, जिसको अभी हम ऑरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। आप समझ में आया कि ऑरा कैसे बनता है, एनर्जी कैसी बनती है? सिर्फ थॉट और इमोशन के वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो नॉर्मली ये एक रॉड है जिससे हम चेक कर सकते हैं ऑरा। मतलब अगर मैं ऐसे रॉड को पकड़ूं, ये एल शेप है, नॉर्मल रॉड है, आप लकड़ी की भी ले सकते हो, कॉपर कोई भी ले सकते हो। अब मैं सपोज आशीष डॉक्टर यहां बैठे हैं, मैं ऐसे सोचूंगा कि अभी ये पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, तो देखो इस तरह से खुल जाती है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो इनकी थॉट की वेवलेंथ कितनी है, ऑरिक फील्ड कितनी है, ये मैं चेक कर सकता हूं इसमें। तो पुराने जमाने में साउथ में लोग ना पानी चेक करते थे कि भाई कहां पानी है, फिर जैसे यहां रॉड खुल जाता है वहां पे वो लोग बोरिंग के लिए उसको डिग करते थे। तो ये सिंपल इंडियन टेक्नोलॉजी है ऑरा को मापने की, चेक करने की कि कितना डिस्टेंस आपका ऑरा है। आप समझो इनके हाथ में मोबाइल हमने दिया और मैंने अगर चेक किया तो इनकी ऑरिक फील्ड कम हो जाएगी। इनके हाथ में अगर मैंने कोई बाइबल कुरान दी तो इनकी ऑरिक फील्ड बढ़ जाएगी। इनके हाथ में मैंने मैगी, पेप्सी या कुरकुरे का पैकेट दिया, इनकी ऑरिक फील्ड कम हो जाएगी। मतलब हर चीज से आपकी ऑरा बढ़ती भी है, कम भी होती है। आपको डिसाइड करना है कौन से ऑब्जेक्ट को अंदर लेना है, कौन से फूड को अंदर लेना है, नहीं लेना। बिकॉज जो आप लोगे वो ब्लड में जाएगी और ब्लड से बाहर फेंकी जाएगी और उसी प्रकार से आपकी ऑरिक फील्ड क्रिएट होगी। मतलब शुरुआत एक ब्रेन के थॉट से होती है, ब्लड में जाती है, ब्लड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर फेंकी जाती है और उसी चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप डिप्रेस्ड होते हो ना, तो आपको अल्कोहल या एडिक्शंस की कोई तलब लगती है। जब आप खुश रहते हो तो आपको ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं लगती। ये आपने नोट डाउन किया? समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? तो इसलिए कहते हैं कि बी रिलीजियस और बी स्पिरिचुअल। क्यों ये दो चीजें लोग कहते हैं? बी रिलीजियस का मतलब कि आपकी एनर्जी को पॉजिटिव रखना, बी स्पिरिचुअल का मतलब आपकी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस को पॉजिटिव रखना। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? तो उससे क्या होगा, हमारी ब्रेन के अंदर के जो फोटो रिसेप्टर्स है वो हमेशा अच्छी चलेंगे। तो इंडिया में क्या है, आपने देखा है कि लोग भगवानों की तस्वीरें रखते हैं, साउथ में ज्यादा होता है करके, राइट? हमारे घरों में मंदिर होती है, ऐसे मंदिर होते हैं ताकि हमारी जो फोटो सेंसिटिविटी है, फोटो रिसेप्टर्स है, वो हमेशा अच्छी ऑरिक फील्ड को अट्रैक्ट करें। तो काफी बार हम वो कहते हैं ना, कोई बुरा टाइम आता है, अरे मैंने आज सुबह किसका मुंह देख लिया, आज देखो मेरा पूरा दिन खराब गया। मतलब आपने किसकी एनर्जी के साथ आज कनेक्ट हुए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू गॉट माई पॉइंट, राइट? आज हम कहीं गुरुद्वारा में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो लगता है अरे ये खिचड़ी कितनी मीठी है, क्यों? उसमें ऑरिक फील्ड कितनी पॉजिटिव है। हम यहाँ ऋषिकेश में जितनी बार भी आते हैं, यहाँ दयानंद आश्रम करके वहां पे जाके खाना खाते हैं, तो वहां पे मंत्र उच्चार करके खाना बनाते हैं, तो बहुत पॉजिटिविटी लगती है। मतलब बच्चे भी खिचड़ी खा लेते हैं जो घर पे कभी नाम भी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब आपके ये बायो सेंसर्स हैं हाथ, जब आप कोई मंत्र उच्चार करते हो, प्रेयर करते हो और वो खाना बनाते हो, तो यहां से एक वेवलेंथ जाती है, यहां से एक ऑरिक फील्ड फूड के अंदर जाती है और वही चीजें बाहर आती है। समझ में? अब हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उनका इंटेंशन क्या है? बिजनेस पर्पस होता है कि भाई मुझे कैसे भी पैसे कमाने हैं। तो उस फूड की एनर्जी आपको इतनी पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी जो आपको घर में आपकी मम्मी खिलाती है या घर के लोग जो आपको प्यार से बनाते हैं और खिलाते हैं करके, राइट? तो आई होप कि ये आप समझ गए कि हमारा हर थॉट कितना इंपॉर्टेंट है। आहार, विहार, विचार, व्यवहार, मतलब हमारा रिलेशनशिप भी है, वो भी पॉजिटिव कब रहेगा? जब हमारे अंदर हमारे पार्टनर के लिए पॉजिटिव थॉट
इमोशंस कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। हम सोचेंगे ये आदमी धोखा तो नहीं देगा, ये कुछ बिहाइंड द स्क्रीन कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ चीट तो नहीं कर रहा है, फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, तो हैशटैग क्या जाएगा, फ्रॉड, चीटर, और उसी हैशटैग क्लाउड में हम आ जाएंगे। हमारी फ्रीक्वेंसी अब उनके साथ मैच होगी। और जब मैनिफेस्टेशन होता है तो हम कहते देखो मैंने कहा था ना मेरे साथ ये ऐसा ही होने वाला है, तो हमारी एक पैटर्न बन जाती है। पहले तो हमने इल्यूजनरी वो क्रिएट किया, फिर उसको मैनिफेस्ट किया, मतलब फिर हमने अट्रैक्ट किया, फिर मैनिफेस्ट किया, और फिर हम उसकी लूप साइकिल में आ जाते। क्यों? क्योंकि अनुभव हो चुका रहता है ना, एक्सपीरियंस हो चुका रहता है। इज इट राइट? आपके पास जो भी डायबिटिक पेशेंट आते हैं वो भी एक लूप साइकिल में होते हैं। अरे उस दिन मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, मुझे चक्कर आया, मैं गिर गया, और वो उनको एक एक्सपीरियंस हो गया। एम आई राइट? मैं हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, मुझे ऐसा ऐसा हो गया, और फिर मैं गिर गया। तो वो एक लूप साइकिल में आ जाते हैं करके। उस लूप साइकिल को हमें किसी भी तरह से चेक करना है कि वो कौन सी लूप साइकिल में। ये सारे ऑरिक फील्ड के मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है। यहां मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ये इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रल मेजरमेंट है, ये लंदन का एक इक्विपमेंट है जिसमें हम वेवलेंथ देख सकते हैं, हमारे एनर्जी की वेवलेंथ देख सकते हैं कि हमारी ब्रेन की वेवलेंथ क्या है, हमारी थायराइड की वेवलेंथ क्या है, हमारी थाइमस की वेवलेंथ क्या है, हमारी एड्रिनल के वेवलेंथ क्या है, हमारी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वेवलेंथ क्या है। इसमें हम वेवलेंथ चेक कर सकते हैं थ्रू दिस। ये मोबाइल जितना छोटा सा डिवाइस है, और ये एक RFI मशीन करके यूएस ने बनाया है, रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग। इससे भी हम अपनी वेवलेंथ चेक कर सकते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि अगर यहां वेवलेंथ लो है, ऑसिलेशन स्लो है, चक्र का सेंटर स्लो है, तो हाइपोथायराइड हो सकता है। अगर इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो हाइपरथायराइड हो सकती है। अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो कभी कभी हमें माइग्रेन हो सकता है, हम हाइपरटेंसिव हो सकते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कैसी तरंगे फेंक रहा है, उसी प्रकार से न्यूरोट्रांसमिशंस होते हैं, और उसी प्रकार से आपकी ब्रेन बॉडी एक्टिविटीज होती है, बॉडी की एक्शंस होती है। समझ में कि नहीं? कुछ लोग आपने देखा है डिप्रेशन में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, ऐसे आंख नीचे करके बैठे रहते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि उनकी लो फ्रीक्वेंसी है, उनके चक्रस बहुत स्लो घूमते हैं, राइट। और कुछ लोग जो हाइपर होते हैं, आप देखना हमेशा पैर हिलाते रहते है ना, उनके हमेशा मूवमेंट्स चलते रहते हैं करके। हम बॉम्बे में देखते हैं कि बॉम्बे में लोग, जब मैं ये रिसर्च करता हूं, बहुत हाइपर होते हैं, मतलब एक जगह पे शांति से बैठते नहीं है। वीकेंड सैटरडे संडे भी होगा तो कहीं पे भी जाएंगे, लेकिन वो एक्टिविटी में रहेंगे, ऐसे शांति से कभी बैठ नहीं। मतलब ऋषिकेश जैसी जगह पे आएंगे तो पागल ही हो जाएंगे कि यहाँ तो लाइफ कितनी स्लो है। इवन हम नेटिव प्लेस जाते बोलते रहे लोगों की लाइफ कितनी स्लो है, तो कुछ यहाँ करते ही नहीं है लोग। इज इट राइट? सो ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी ऑसिलेशंस में हो। उसके बाद ये एक मशीन है जिसे कहते हैं PIP, ये भी लंदन वालों ने फर्स्ट बनाया था, डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड ने, जिन्होंने 14 इयर्स रिसर्च करने के बाद ये एक ऑरिक फील्ड मशीन बनाई। उसमें ये पता चलता है कि हमारी एक्सटर्नल कॉन्शियस ऑरा जो थॉट के प्रोसेस पे चलती है एक्सटर्नल, ये कैसी है, और इंटरनल हमारी इमोशनल ऑरा फील्ड कैसी है। मतलब हम क्या इमोशंस लेके चलते हैं, क्या ट्रॉमास लेके चलते हैं, क्या एक्सपीरियंसेस लेके चलते हैं, ये सबकॉन्शियस ऑरा के बारे में यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होता है। अब कुछ लोगों के अंदर एंगर बहुत होता है, गुस्सा बहुत होता है, तो उनका है ना हमेशा लिवर डैमेज होता है यहाँ पे। और स्पेशली आपने देखा रहेगा साधु संतों में गुस्सा बहुत होता है, आपने नोट डाउन किया? साधुओं में बहुत गुस्सा होता है। मैं ऐसे कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं। क्यों? उनके पास एनर्जी बहुत होती है, लेकिन उनका आउटपुट जरिया नहीं होता है, उसकी वो यूज नहीं कर पाते, ग्राउंडिंग नहीं कर पाते एक्सेस एनर्जी की। तो आपने देखा ये सारे पंडित पुरोहित, उसमें गुस्सा बहुत, एंगर रहता है, फ्रस्ट्रेशंस बहुत रहते हैं करके, राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हम डॉक्टर्स लोगों के साथ भी ये इशू होता है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं ना, एनर्जी एक्सेस हो जाती है, और उसके बाद में जब हम ग्राउंडिंग नहीं कर पाते तो हमें कुछ ना कुछ ट्रैंक्विलाइजेशंस चाहिए, हमें कुछ ना कुछ अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, चूविंग, कुछ ना कुछ ऐसी चाहिए जहां से हम अपने आप को थोड़ा स्टेबलाइज कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैं लिवर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लिवर के पास में ना एक सोलर प्लेक्सस करके होता है, जिसमें 63 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो हम मेडिकल डॉक्टर को नहीं पता, और पूरी बॉडी में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। आप में से अगर किसी ने रामायण देखी होगी या रामायण के बारे में सुना होगा, तो आपने एक नोट किया कि रावण तब मरे थे जब राम ने उनको नाभि पे मारा था। सुना था कि नहीं आपने? तो ऐसा क्या था, मतलब पूरी बॉडी में अगर हम देखेंगे तो मर तो इंसान कहीं पे भी सकता है,
लेकिन उनका जो सोलर प्लेक्सस था ये सबसे इंपॉर्टेंट था। उनके यहाँ पे एक्सेस मेडिटेशन के वजह से बहुत साधना की थी, तो वो 63 चक्रस एक्टिव थे। नॉर्मली आपके अगर मैं चेक करूंगा मशीन से तो 3, 4, 5 चक्र से ज्यादा एक्टिवेटेड आपके सोलर प्लेक्सस नहीं होंगे। उनके सारे 63 चक्रस एक्टिवेटेड थे, इसलिए वो किसी भी मैटर को भी अलग फॉर्म में कर देते थे। मतलब खुद को साधु के फॉर्म में सीता के सामने प्रेजेंट किया, वो एस्ट्रल ट्रेवल करते थे, वो प्लैनेट्स को कंट्रोल करते थे, वो बारिश बादल किसी को भी हिला सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी साधना की थी। यहाँ ऋषिकेश में अगर आप देखोगे, ये जो हिमालय पे लोग आते हैं उनका मेन पर्पस क्या है वो नहीं जानते साइंटिफिकली। ये अपने 63 चक्रस को एक्टिवेट करने के लिए आते हैं और फिर वो मिरेकल बाबा बन जाते हैं, मैनिफेस्टेशन वाले इंसान बन जाते हैं। वो फिर हमें धागे देते, तावीज देते हैं या विभूति देते, जो भी देते हैं वो एक जरिया होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके जरिए, या वो मंत्र भी देते हैं, कभी वो शक्तिपात भी करते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। मैं ये टर्मिनोलॉजी क्यों यूज कर रहा हूं आपने शायद कहीं सुना होगा, राइट। और उससे वो हमारी ऑरिक फील्ड को बढ़ाते हैं, तो मैनिफेस्टेशन इजी हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। तो ये सारी चीजें जाती कहां है? आपके ब्लड में जाती है। सोलर प्लेक्सस से ये आपके ब्लड में जाती है। ब्लड में एक्सेस एनर्जी के वजह से कभी कभी डायबिटीज होने के चांसेस बहुत होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। डायबिटीज सिर्फ फूड के वजह से नहीं होता, डायबिटीज इसलिए होता है कि फायर ज्यादा है, सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिव है, पेनक्रियास के सेल्स जल जाते हैं उस चक्कर में, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। हार्मोनल एक्टिविटी हमारे ब्लड के 7.4 पीएच के वजह से ही जिंदा होते हैं। लेकिन अगर आपका एसिडिक ब्लड है तो आपके हार्मोनल इंबैलेंस होने के चांसेस बहुत होते हैं। आपके जो भी फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब इसलिए होते हैं एसिड के वजह से। तो अगर आप अल्कलाइन फूड खाओगे तो आपके हार्मोनल बैलेंस हो सकते हैं। इज इट राइट? डायबिटिक पेशेंट को भी अगर आप ट्रैंक्विलाइज करना सिखाओगे, उनको एक्सेस एनर्जी को कहीं स्टोरेज करना सिखाओगे, इवन अगर वो ट्री को जाके भी हक करेंगे ना तो भी ग्राउंडिंग हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खाओगे तो भी ग्राउंडिंग हो जाती है। अगर आप योगा करोगे तो भी ग्राउंडिंग हो जाती है करके, हीलिंग करोगे तो भी ग्राउंडिंग हो जाती है, कुछ अगर स्फटिक क्रिस्टल्स का पहनोगे तो भी ग्राउंडिंग हो जाती है। तो ये कुछ साइंस में आपको इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज यू बिलोंग टू दैट डिपार्टमेंट, और आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इज इट ओके, राइट? तो हमारा ये जो सोलर चक्र है, इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट चक्र, एंड हार्ट इज रिलेटेड टू ब्लड। इज इट क्लियर? तो हमारी हार्ट की जितनी भी एक्टिविटी है वो एनर्जी के वजह से और ब्रेन और थॉट इमोशंस के वजह से चलती है करके। तो ये सारे मशीन हम चेक करते हैं। उसके बाद ये एक अलग मशीन है, जीडीवी करके मशीन है जो जर्मनी ने बनाया है। इसमें यह पता चलता है कि लीकेजेस, ड्रेनेज कहां होती है हमारी एनर्जी में। काफी बार हम ये कहते हैं अरे आज मैं बहुत ड्रेन लग रहा हूं, कहते कि नहीं? आज मुझे बहुत ड्रेनेज जैसा लग रहा है, एनर्जी नहीं है, लो एनर्जी है। ये क्यों होता है? हम ड्रेन होते हैं। अब आपके पैथोलैब में जितने भी पेशेंट आते हैं वो आपकी एनर्जी सक करते हैं 101%। क्यों? वो खुद ड्रेन्ड हुए रहते हैं, उनकी खुद की एनर्जी लो है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ कोविड के पेशेंट ही, नॉर्मल पेशेंट भी जो आपके पास आते हैं वो तो खुद ही लो एनर्जी वाले होते हैं। तो डेफिनेटली डॉक्टर्स सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, सबसे ज्यादा ड्रेन्ड हो जाते हैं। इज इट राइट? और बच्चे लोग होते हैं ना, उनकी ऑरिक फील्ड बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए हॉस्पिटल में हम बच्चों को अलाउ नहीं करते, राइट? हम कहते नहीं बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन हो क्यों जाएगा? उनका ऑरा व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो किसी भी नेगेटिव इंसान की एनर्जी सक कर सकते हैं। और नेगेटिव एनर्जी सक करना मतलब सिर्फ थॉट इमोशंस को नहीं, वायरस को भी हम सक करते हैं, वायरस को भी बाहर से हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जितने भी अभी हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं या मास्क पहन रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन फिल्ट्रेशनली अंदर जाना चाहिए, बाहर से बैक्टीरिया, वायरस किसी को हम अट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में कि नहीं? लेकिन अभी तो हमने सिर्फ अपने नोज को ढक के रखा है, लेकिन आपको पता है कि हमारी पूरी स्किन एक्चुअली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है, सिर्फ फिश नहीं करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मछली चमड़ी से सांस लेती है, इवन हम ह्यूमन बीइंग भी लेते हैं, बिकॉज हमारा ऑरा फील्ड जो है वो गैसियस है। आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो गैसियस है, 24/7 कहीं से भी आप इस फील्ड को एब्जॉर्ब कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां कुछ अगर नेगेटिव सब्सटेंस पड़ा है, मैंने उसको ऐसे हाथ लगाया, यहां से भी मुझे नेगेटिविटी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोज से आ सकता है।
इज इट राइट? मैं यहाँ पे बैर फुट चल रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, और पैर के नीचे कहीं पे भी नेगेटिव एनर्जी है, मैं वहां से भी एब्जॉर्ब कर सकता हूं, क्योंकि आपके सारे पोरस ओपन है, आपकी स्किन पूरी तरह से खुली हुई है, बंद नहीं है करके, कहीं से भी चीजें अंदर से जा सकती है करके, राइट? तो ये हमें रिसर्च से पता चला। उसके बाद और एक आपको मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि ये जो हमारा हैंड है, हाथ है, जिसको हम बायोसेंसर्स कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, इमिट भी होती है, मतलब हम अंदर एनर्जी लेते भी हैं और देते भी हैं, समझ में कि नहीं? इसलिए इंडियन कल्चर क्या, इंडियन कल्चर नमस्ते वाला है, वेस्टर्न कल्चर कौन सा है, हाथ मिलाने वाला है, शेक हैंड करने वाला है, राइट? लेकिन इंडियन कल्चर ने ये क्यों किया? क्योंकि वो किसी की एनर्जी लेना नहीं चाहते थे। देखो, हर चीज के पीछे एक साइंस है, ये हमें भी नहीं पता था एज अ लेमैन कि इसके पीछे साइंस है। जब आप किसी के साथ हैंडशेक करते हो, इसका मतलब पूरी तरह से उसकी एनर्जी के साथ आप ट्यूनिंग करते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम जो नमस्ते करते हैं, इसका मतलब कि मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को नमस्ते करता है, तो हम उसको एक डिवाइनली पर्सन मानते हैं इंडियन के कल्चर के हिसाब से। इज इट राइट? सो मैं कोई कल्चर का भेदभाव नहीं करता हूं, एक इसके पीछे का साइंस समझा रहा हूं कि कैसे हम एनर्जी को देखो लेते हैं करके। मैंने थोड़ी देर पहले खाने के बारे में भी बात की कि मदर जो खाना बनाती है वो पूरे भाव से बनाती है, तो उसके जो बायोसेंसर्स होते हैं वो पूरे भाव के साथ फूड के अंदर जाता है और वही फूड का हम इंटेक करते हैं। इज इट राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को इंजेक्शन से प्रिक भी करते हो, किसी का ब्लड सैंपल भी निकालते हो, तो क्या भाव से, उस टाइम पे आपके थॉट्स क्या है, उससे भी उसके रिपोर्ट्स में डिफरेंस आने वाले हैं। ये चीज ध्यान में रखना। आप अगर खुद पॉजिटिव हो तो उसका ब्लड रिपोर्ट अच्छा आ सकता है, आप खुद नेगेटिव हो तो कहीं ना कहीं आपका एंगर, आपका फियर, आपका हेट्रेड, आपकी जेलसी, आपकी रिवेंज उसके अंदर जा सकती है करके। इज इट राइट? तो नॉर्मली जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उस टाइम पे तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वो बंदा जिसकी भी ब्लड ले रहा है वो एक्चुअली ब्लड आई कहां से। तो नॉर्मली ये तो सारी चीजें लिखी नहीं होती, समझ में कि नहीं? सिर्फ इतना लिखा होता है कि भाई ये सैंपल है और ये इस डेट को विड्रॉ किया गया था और या इसका ये ग्रुप है, इतना ही लिखा गया आता है। तो अगर आप ब्लड बैंक में हैं और आपके पास जो भी ब्लड पाउचेस है, पैकेट्स हैं, उसको अगर आप लेफ्ट हैंड में लेके थोड़ी देर भी 30 सेकेंड्स भी अगर आपने कुछ मेडिटेशन किया या कुछ पॉजिटिव मंत्र आपके अपने जो भी गुरुओं के, भगवानों के होंगे वो बोलेंगे, एफर्मेशन भी बोलेंगे, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आप क्रिएट कर सकते हो। फिर वो ब्लड जाने दो जिसमें भी जाए। इज इट राइट? सेम ऐसे ही होता है जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, बिकॉज जो भी एनिमल किलिंग हुई है उस टाइम पे उसके भाव क्या थे, एक रिवेंज वाले थे, एक इमोशनल ट्रॉमा वाले थे, और वही फूड हम कुक करके खाएंगे तो आपको नहीं लगता वही चीजें हमारे अंदर जाएगी? जाएगी कि नहीं? क्योंकि कहते हैं ना कि आखिरी थॉट्स, आखिरी विचार मरते वक्त क्या है, उसी से एक नया जन्म बनता है। तो हम ये जितनी स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया या ये कोविड वायरसेस, इन लोगों को हमने अट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि इन्हें हमने मारा और इन्हीं को हमने अट्रैक्ट किया अपनी यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन करने के लिए। इज इट राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द साइंस। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये रॉड के बारे में मैंने आपको बताया, ये वो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें हम अलग अलग चक्रस की फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग एनर्जी सेंटर्स है, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, आग्नेय चक्र एंड क्राउन चक्र। हर चक्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और वो हमारी ब्रेन की 72 एरिया से मैच होती है। तो कोई भी चक्र, फॉर एग्जांपल अभी ये थायराइड का चक्र है यहाँ पे, इसकी अगर कोई नेगेटिव सप्रेशनल इमोशंस होंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेन का कोई ना कोई एक पार्ट अफेक्ट होगा और उस पार्ट से वो कहीं ना कहीं ऑर्गन को डैमेज करते रहेगा कंटिन्यूसली। तो हम डायबिटीज वाले को भी कहते हैं डायबिटीज नेफ्रोपैथी होता है, रेटाइनोपैथी होता है, न्यूरोपैथी, ये जो भी बातें कहते हैं, तो सिर्फ पेनक्रियास वहां डैमेज नहीं हो रहा है, उसका इंपैक्ट और भी कहीं क्रिएट हो रहा है। इज इट राइट? ब्लड में जो भी चीजें घूमती है वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगी कि नहीं? अब डिपॉजिट होने के बाद किधर फाइब्रॉइड क्रिएट होता है, किधर सिस्ट क्रिएट होता है, किधर ट्यूमर क्रिएट होता है, मतलब कहीं ना कहीं तो खून में ही कुछ एनर्जी का डिस्टर्बेंस है कि नहीं? तो उस ब्लड को हमें एनर्जी से फिल्टर करना है, सिर्फ हमें उसके पैरामीटर यूनिट को वापस नहीं लाना है। मैं जब 2008 में यूएस गया था तो 1.5 महीना रहने के बाद मेरा हेमोग्लोबिन 7 हो गया था।
तो मैंने सारे इन्वेस्टिगेशंस करवाए बॉम्बे में आके, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, सिर्फ मेरा हीमोग्लोबिन 7 था। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि तू एक काम कर, 2-3 पॉइंट ब्लड चढ़वा ले और ये मेडिसिन तू खा ले। मैंने कहा मुझे ब्लड लेनी भी नहीं है और मुझे मेडिसिन भी नहीं लेनी है। मैंने 1 महीने तक टोटली रॉ फूड इंटेक किया, पूरा कच्चा खाना खाया, अनाज लिया ही नहीं, कोई कुक फूड नहीं खाया, और बहुत मेडिटेशन हीलिंग वगैरह की। और 1 महीने के बाद जब मैंने अपना ब्लड टेस्टिंग की तो 13.5 मेरा हीमोग्लोबिन आया। तो भाई को मैंने जब रिपोर्ट भेजा तो बोला इट इज नॉट पॉसिबल, तू दूसरी लैब में जाके इस ब्लड चेकिंग कर। और दूसरी लैब में जाके किया तो वो भी इतना ही आया। बॉम्बे में सबसे बड़ी एक लैब है अग्रवाल लैब करके, जो दादर में सबसे फेमस लैब है, तो वहां पे जाके मैंने चेक किया तो सेम 13.5 आया। तो बोला इट्स अमेजिंग कि 7 से लेके 13.5 तक 1 महीने में इतना ब्लड होना। मैंने माइंड को कंटिन्यूसली एफर्मेशंस दिया, तेरा इतना 14.5 हो गया, तेरा ये नॉर्मल रेंज में ब्लड आ गया, ऐसे करके मैं कंटिन्यूसली एफर्मेशन दे रहा था। जो भी यहां पे आप थॉट्स क्रिएट करोगे, ये चक्र के थ्रू आपके ब्लड में ये थॉट्स को मैनिफेस्टेशन करने वाले। इज इट राइट? आपको यहां प्रोग्रामिंग करनी होगी, जो भी चीजें आपको लाइफ में अचीव करना है। आपको फाइनल एमबीबीएस में टॉप करना है, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, या आपको जो भी लाइफ में अच्छे कोई लाइफ पार्टनर चाहिए, या आपको अच्छी मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, जो भी चीजें चाहिए यहां डालना है, ब्रेन थॉट में डालना है। यहां से आपकी ब्लड में जाएगी और ब्लड की हर सेल्स में यही वाइब्रेशंस, यही ऑरिक फील्ड क्रिएट होगी। इज इट राइट? हमारी बॉडी में 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर सेल्स हमारे इस थॉट से कनेक्टेड है, हैशटैग से कनेक्टेड है। आपके अंदर 24 आवर्स में 60,000 थॉट्स आते हैं। उसमें कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूशन ने बोला है 90% नेगेटिव होते हैं, मतलब 54,000 नेगेटिव थॉट्स एक दिन में आते हैं हमारे अंदर अनकॉन्शियसली। हम जानबूझकर नहीं सोचते। सिर्फ 10% 6,000 अच्छे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, 54,000 नेगेटिव थॉट्स। वो 54,000 जाते कहां हैं? हमारे ब्लड में ही तो जाएंगे। जो चीजें फ्लो होती है ना, उसमें चीजें जाती है। गंगा फ्लो हो रही है, उसमें ही कचरा जाएगा और वही फ्लो होगा। जो स्टेगनेंट वाटर है उसमें कभी कचरा जाएगा कहीं आगे? वो तो वहीं अटका रहेगा। तो आपकी बॉडी में फ्लो क्या हो रहा है? ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, थॉट्स और इमोशंस। ये 4 चीजें हैं जो आपकी बॉडी में कंटिन्यूस फ्लो हो रही है। बाकी सारे आपके ऑर्गन वहीं पे है, आपके बोन्स वहीं पे है, आपके टेंडन्स, मसल्स, लिगामेंट सब वहीं पे है। कोई फ्लो हो रहा है? मुझे बताओ, हो रहा है? आप ये बोल पाओगे नहीं आज मेरा यहां मसल्स था, कल वो नीचे आ गया? नहीं आ रहा है। जो चीजें फ्लो होती है ना, उसी का ख्याल रखना है कि उसमें क्या फ्लो हो रहा है। आपका फूड भी जो ले रहे हो वो भी फ्लो हो रहा है, और वो फूड का फिल्ट्रेशन होके ब्लड बनता है, और उस ब्लड में वही चीजें आएगी जो आपके फूड के साथ थी। इसलिए कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न, इट्स टू एंड फ्रो, राइट? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम आगे थोड़ा देखेंगे। तो ये एक कॉन्शियस ऑरा है जो एक साइंटिस्ट ने ये मशीन बनाई है। तो 24/7 हमारा कॉन्शियस ऑरा कैसा, ये कीप ऑन चेंजिंग। हर सेकंड में हमारे विचार बदलते हैं। तो ये हमारा ऑरा भी चेंज होता है। अभी मैं पॉजिटिव हूं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हूं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये कॉन्शियस ऑरा चेंज होते जाएगा। लेकिन ये एक सबकॉन्शियस ऑरा है जो इंटरनल है, जो बॉडी के अंदर है। ये सबकॉन्शियस ऑरा है, ये कॉन्शियस ऑरा है, ये बाहर का कॉन्शियस ऑरा है। तो काफी संत साधु जो लोग कंटिन्यूसली ऐसी साधनाएं करते हैं, ये अपने कॉन्शियस ऑरा को बहुत सस्टेनेबल पॉजिटिव करते हैं। धीरे धीरे इनके सबकॉन्शियस ऑरा भी पॉजिटिव हो जाते हैं, राइट? और इनकी अगर आप ग्राफोलॉजिकल चेकिंग करो, इनकी जो सिग्नेचर होती है, हस्ताक्षर होते हैं, उसकी ऑरा फील देखोगे तो वो भी पॉजिटिविटी होती है। हम मानते हैं ना हमारे डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग सबसे गंदी होती है, कोई नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि इतना स्ट्रेस है हमारे अंदर। सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारी फ्रीक्वेंसी के। ना पेशेंट पढ़ सकता है कि हमने क्रोसिन मेटासिन क्या लिखा है, कॉम्बीफ्लेम या वोवेरॉन क्या लिखा है, और ना और कोई लेमैन पढ़ सकता है। लेकिन ये जो हैंडराइटिंग है जो डॉक्टर्स की, जो बहुत बिगड़ी हुई है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल, वो सिर्फ मेडिकल स्टोर, क्योंकि वो भी टोटली वो केमिकल बेस्ड शॉप में बैठा हुआ है। उसकी ऑरा फील्ड कैसी है? दवाइयां लेके बैठा हुआ है। इज इट राइट? सारे केमिकल्स लेके बैठा हुआ है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एक मिनट, एक चीज आपको थोड़ी स्पेशली बतानी थी। यहां पे इस लेडी का मैंने नायरोबी में ऑरा लिया था।
इसकी एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड नेगेटिव है, मतलब प्रेजेंट थॉट इसके नेगेटिव है, इंटरनली वो बहुत पॉजिटिव है। तो काफी बार हम लोग भी ऐसे अंदर से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ मोमेंट के लिए हम नेगेटिव हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है, ये बाहर के लोगों को तकलीफ करेगी। अगर मदर का ऑरा नेगेटिव है तो बच्चे को अफेक्ट करेगा, फादर का ऑरा भी उस वक्त नेगेटिव है तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट खराब कर देगा। आप लोग यहाँ लैब में हो, अभी अगर आपके कुछ नेगेटिव थॉट चलते हैं तो लैब में भी जितनी ब्लड स्टोरेज है वो सारी नेगेटिव अफेक्ट हो सकती है ना, स्टाफ को तकलीफ हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे वजह से दूसरे लोग भी तकलीफ में आ सकते हैं। ऑरिक फील्ड है कि कुछ पैटर्न हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये राइट साइड का हमारा पास्ट का ऑरा होता है, ये लेफ्ट का हमारा फ्यूचर का ऑरा होता है, और ये सेंटर पे हमारा प्रेजेंट ऑरा होता है। काफी बार हम इसी एक ही पैटर्न से हमारी पूरी लाइफ चलाते हैं, और इसी के वजह से हमारी लाइफ बोरिंग हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ वेरिएशंस नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हम करते हैं, चाहे राजयोग मेडिटेशन, क्रिया योग, या सुदर्शन क्रिया, या डायनामिक मेडिटेशन, या योगा, या जो भी हम करते हैं, उसमें हम अपनी पैटर्नें तोड़ते हैं और हम एक नई चीजें क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां गंगा पे कोई एक आरती कर रहा है, तो वो साधु होता है, वो कितने सालों तक सिर्फ आरती कर रहे हैं, उनकी लाइफ कितनी मोनोटोनस होती है। वो 6 बजे वहां पहुंच जाएंगे और सिर्फ आरती करेंगे। हमें अच्छा लगता है कि अरे आज मुझे आरती अटेंड करने को मिली, लेकिन आप सोचो उसकी लाइफ में क्या एक्साइटमेंट है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो हम भी क्या होता है, शुरू में जब हम साइंस में गए 11th 12th में बहुत एक्साइटेड थे, फिर हम मेडिकल कॉलेज में आए और एक्साइटेड हो गए, अरे यार मैं डॉक्टर बन रहा हूं, मैं ये बन रहा हूं। धीरे धीरे हमारी लाइफ मोनोटोनस होती है, क्योंकि वही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पीएसएम, एफएमटी, यही सारे सब्जेक्ट, फार्मेसी, यही, फिर पेशेंट भी वैसे ही आते हैं हमारे पास, कफ कोल्ड फीवर वाले, ये सारी चीजें। लाइफ आपको नहीं लगता मोनोटोनस हो जाती है? बताओ, रिलीजन मोनोटोनस है, एजुकेशन मोनोटोनस है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस मोनोटोनस है, वही प्रकार के लोग आपके पास आते हैं, बस आप कहते हैं ना वो एक लैंग्वेज में पक जाते हो, मतलब परेशान हो जाते हो उन्हीं लोगों के साथ, राइट? तो लाइफ को अगर आपको एक्साइटेड रखना है और या उसके अंदर एक एक्टिव एनर्जी चाहिए, ये पैसिव एनर्जी होगी, एक्टिव एनर्जी चाहिए, तो हर बार कुछ नया सीखना पड़ेगा, नया लर्न करना होगा, अनलर्न करना होगा, नए एक्सपीरियंसेस लो, उसको भी अनलर्न करो, और फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। मैंने 25 साल में करीबन 127 अलग अलग वर्कशॉप सीखे हैं, अलग अलग नॉलेज लिया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, एनएलपी का, वास्तु का, फैंगशुई का, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े, क्योंकि मुझे ना मोनोटोनस लाइफ अच्छी नहीं लगती। 6 महीने 1 साल तक मैं कोई एक सब्जेक्ट में रहता हूं, फिर मैं शिफ्ट हो जाता हूं, तो मेरी ऑरिक फील्ड ना चेंज हो जाती है। तो जब कोई चीज बदलती है तो बहुत मजा आता है। हमारे इंडिया में 80 सेंटर्स है, कल हम ऋषिकेश में यहाँ सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम हर बार जब नया सेंटर स्टार्ट करते हैं तो हमें एक एक्साइटमेंट होता है, वहां नए एरिया पे जाना, फिर उसको सेटअप करना, मतलब पूरे इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज, खाना पीना, हर चीज का हमारा अरेंजमेंट वहां पे होता है। हम रेसिडेंशियल रिट्रीट्स करते हैं अलग अलग जगहों पे, कभी पौंडीचेरी, कभी ऋषिकेश, कभी शिरडी में, वृंदावन में, तो अलग जगहों पे हम स्टूडेंट्स को, पेशेंट्स को ले जाते हैं और हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है। कभी कश्मीर भी चले जाते हैं, लास्ट ईयर हम कश्मीर भी गए थे लॉकडाउन के टाइम पे, और हमने वहां पे भी एक कैंप किया था। तो एक्साइटमेंट रहता है। अगर आप एक ही जगह पे रहोगे बोरिंग हो जाओगे, उन्हीं लोगों के साथ रहोगे तो बोर हो जाओगे, उसी प्रोफेशन में रहोगे तो बोर हो जाओगे। अब आप चेंज तो नहीं कर सकते, कर सकते हो? मुझे बताओ, फैमिली मेंबर को चेंज कर सकते हो, प्रोफेशन को चेंज नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ नया नया सीख सकते हो और उसमें भी कुछ नए एक्साइटमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। रिलेशनशिप भी बोरिंग कब होती है? जब वही चीजें एक दूसरे की समझ में आती है। समझ में कि नहीं? जब हम धीरे धीरे रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो नया नया रिलेशनशिप एक्साइटमेंट वाला होता है। जब हम जितने डीप लेवल के रिलेशनशिप में जाते हैं, उनकी ऑरा फील्ड में हम एंटर होते हैं ना, तो उनकी ऑरा स्टडी को हम सेंस करते हैं। अरे इसके तो ऐसे थॉट पैटर्न है, इसके तो ऐसी इमोशनल पैटर्न है, इसकी तो ऐसी बिलीफ है, और धीरे धीरे फिर वो फ्रिक्शन क्रिएट करती है, वो चुभते रहती है, हर्ट करती है एक दूसरे के रिलेशनशिप में। आपने नोट किया है कि नहीं ये चीजें? है ना? क्योंकि उसके सारे कमियां खामियां समझ गए, उसके बोलते ना जो भी अंदर के माइनस पॉइंट्स थे, डार्क साइड थे, सब हमने समझ लिया है और हमें वो डाइजेस्ट नहीं होते। इज इट राइट? तो ऐसे टाइम पे क्या करना होता है, हमें अपनी ऑरिक फील्ड को चेंज करना है, हमें हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, और हमें फॉरगिवनेस करना है, क्योंकि मैंने उसे अट्रैक्ट किया मेरी लाइफ में।
मुझे कुछ एक्सपीरियंस उसी इंसान से लेना था और उसी सब्जेक्ट का लेना था, इसलिए मैंने उसे अट्रैक्ट किया, अब मुझे उसे धीरे धीरे चेंज करना है। ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग आपको उसी एक्सपीरियंस के साथ जीना है, यू विल वेस्ट योर टाइम, यू वेस्ट योर लाइफ, है ना। ऐसा नहीं कि वो इंसान बदलना है, हमें अपना नजरिया बदलना है, हमें अपनी एनर्जी फील्ड चेंज करनी है, ताकि कल तक जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे